क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। स्वतंत्रता दिवस मना लिए? क्या हो गया? बोलिए। अब चलिए भाई, नहीं बोल रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस मना लिए, उसकी खुशी ख़त्म हो गई? ख़त्म नहीं हुई यार, वो ज़िंदगी भर चलेगी। ख़त्म नहीं हुई। अब घर पे मन लगा के पढ़ रहे हैं ना? देशभक्ति के साथ साथ अपनी पढ़ाई की भी भक्ति ज़रूरी है, तभी हमारी देशभक्ति बची रहेगी। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पीछे क्या पढ़ रहे थे मैथ में, इस चीज़ का हम लोग जिक्र कर लें। तो हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या पढ़ लिए थे भाई? तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही चीज़ पढ़े थे। प्रमेयिका क्या है ये भी पढ़े थे, एल्गोरिथम क्या है ये भी पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना? और 1.1 एक्सरसाइज भी बनाने का काम किए थे। और फिर 1.1 टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन थे उनको भी हम लोगों ने बखूबी बनाया था, सॉल्व किया था। क्लियर? आज हमारा टॉपिक होगा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है? अंक गणित का स्टार्ट करें अपना टॉपिक। कोई दिक्कत? चलो भाई, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका इंग्लिश क्या होगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसको नीचे ही ले लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हाँ, ओ आई एम सॉरी, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जरा सा ध्यान देना भाई कि ये कहा क्या जा रहा है। इस थ्योरम में तुमसे क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी यह अपना क्रम यानी ऑर्डर रिपीट नहीं करता है। यानी इसके अनुसार ध्यान से देखना कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या हो, उसको हम क्या कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी ऐसी संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे जिनका विभाजन संभव नहीं होगा। सपोज डैट एग्जाम्पल में अगर देखें तो सबसे पहले एग्जाम्पल में कि इस संख्या का देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं 16 की, ये भाज्य संख्या है कि नहीं है? है ना? चलो अब इसका फैक्टराइजेशन करो। तो 16 का फैक्टराइजेशन क्या कर सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही ना कर सकते हो? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर 4 हुआ, 2 का पावर। लेकिन इसमें देखोगे कि ईच 2 की बात करें, प्रत्येक 2 की बात, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। प्रत्येक 2 क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं है? प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? प्राइम नंबर्स है ना? हाँ, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? उसी तरह से बात हम 20 की करते हैं। किसकी करते हैं? 20 की। क्या 20 भाज्य नहीं है? है? भाज्य है। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 20 का क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब देखोगे ईच फैक्टराइजेशन को देखें तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं है? ये विभाजित हो सकती है? नहीं हो सकती है।
उसी तरह से मैं बात करूं, कोई और भाज्य संख्या 40 की मैं बात कर लूं, ये क्या है, भाज्य संख्या है कि नहीं है? अब इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 40 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 5 हो जाएगा ना कि नहीं होगा? होगा। चलोगे भाई, 2 दूने का 4 दूने का 8 25 40। ईच 2 की बात करें तो ये क्या है, और 5 की बात करें तो क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है ना? ये अभाज्य संख्या है। तो यानी अभाज्य संख्या में आपने देखा कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कह रहा है कि जितनी भाज्य संख्याएं हैं, जितनी भाज्य संख्याएं हैं, उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? और इस पूरे चैप्टर में हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की जो विधि होगी, उस विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि होगी भाई? पिछले चैप्टर में हम लोगों ने भाग विधि का प्रयोग किया। इस चैप्टर में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का, यानी गुणनखंडन विधि का प्रयोग करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? यानी एलसीएम एचसीएफ बचपन में निकालना सीखे थे कि नहीं सीखे थे ना? तो अब हमें क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में भाई? एलसीएम एचसीएफ निकालने का विधि सीखना है। याद करो, जब वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में जब आप पहुँचे थे, होम ट्यूशन वाले टीचर आपको पढ़ाने आते थे तो एलसीएम सिखाते थे। आज वही कहानी आपकी 10 सालों बाद दोहराई जा रही है। समय देख रहे हो ना, सिलेबस में भी बदल रहा है और तुम्हारा भी बदल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा? तो एलसीएम एचसीएफ सीखोगे। सेम ऐसे ही कहानी आज मेरे साथ एक हुई। क्या कहानी मेरे साथ हुई? मेरे साथ ऐसे ही एक कहानी हुई। क्लास में 11th का क्लास चल रहा था। उस समय हम लोग ज़्यादा थोड़ा लेट हो गया, क्लास लेट नहीं हुआ था, क्लास अपने टाइम से था। तो 2 लड़कियों ने बोला कि सर भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है। अभी 1.5 घंटे क्लास चलते हुए और अभी और 2 घंटे क्लास के टाइम बचे हैं। 3.5 घंटे का क्लास होता है। तो आपको भूख कैसे लग गया? भोजन करके आई थी ना घर से? तो सर रास्ते में आए तो पता चला हम खाना भूल गए हैं। खाना भूल गए हैं। हाँ ठीक है, तब क्या करें हम? तो सर इंटरवल का टाइम है, बाहर चले जाएं, खा लेंगे लोग हम लोग कुछ मार्केट से। हाँ ठीक है, तब कैंपस छोड़ के कोचिंग का जाइए, आप लोग खा लीजिएगा। वो बाहर गई, सब खाई सब, और उसमें उन लोगों के कुछ हुए जो भी प्रॉब्लम्स, मेरे लिए कुछ लेके आ गई। धन्यवाद उसके लिए, धन्यवाद उन लोगों को। लेके आई तो हमने पूछा क्या है बाबू, बेटा क्या है, तुम लोग क्या लाई हो? तो बोली सब कि पनीर राइस लाए हैं। तो हमने कहा अच्छा पनीर राइस है, चलो भाई, तो दाल वाल नहीं मिलेगा उसके साथ? तो सर हम लोग तो चटनी से खाए हैं, आपके लिए भी सॉस डाला हुआ है वो। हम कहे वाह क्या बात है। जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो भी चटनी भात खाया करते थे, और आज पैसे हैं तो भी चटनी भात खाना पड़ रहा है। समय कैसे दोहरा रहा है, समझ में आ रहा है ना? जब पैसे नहीं थे तो भी चटनी भात खाओ घर पे, और आज पैसे हैं तो बड़े बड़े लग्जरी कारों से उतर के और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओ और चटनी भात ही खाओ। बस नाम बदला हुआ है। गांव में हम लोग क्या कहते थे बताओ? गांव में हम लोग कहा करते थे भूजल भात। क्या कहा करते थे? भूजल भात। और यहाँ क्या कहते हैं? बिरयानी कह रहे हैं। है तो वही यार। का रेस्टोरेंट वाला हम लोग के लिए ताज़ा ताज़ा चावल उबाल के देता है, उबाल के रख ले रहता है, जाते हैं बस मसाला डाल के दे दिया, अल्लाह खाते रहिए आप। वही भूजल भात ना, बस यौरा भात का भूजल भात बिरयानी बन गया। समय दोहराता है बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तुम गरीबी हालात में रहो चाहे अमीरी हालात में रहो, भोजन तो सेम ही करोगे, भोजन तो सेम ही करोगे। आओ आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख ले रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहले और एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं मेरे बाबू। अरे देखो ना, इसको खांसी आ रहा, बाहर भेजो।
बाहर जाओ, बक। क्लास में बैठ के खाचू खाचू खाचू। आई एम सॉरी, ये नेचुरल इफेक्ट है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सोचना चाहिए यार। अगर मैं बात करूं 25 की, क्या भाज्य संख्या है ना? नहीं है। मैं बात करूं 30 की, भाज्य संख्या है कि नहीं है? भाज्य है। मैं बात करूं 50 की, भाज्य संख्या है। मैं बात करूं 35 की, भाज्य संख्या है कि नहीं है? ये सब भाज्य संख्या है सब। इनका अभाज्य गुणनखंडन के रूप में फैक्टराइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। इसका क्या करोगे? 5 × 5 करोगे। क्या ये 5 भाज्य हैं? नहीं, अभाज्य है। इसका क्या कर सकते हो? 5 × 2 × 3 कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो 2 × 3 × 5 कर सकते हो। ये ईच वन क्या है? अभाज्य है। ईच वन अभाज्य है। इसका क्या कर सकते हो? 2 × 5 × 5 कर सकते हो। ये ईच वन क्या है? अभाज्य है। इसका क्या कर सकते हो मेरे भाई? इसका बोलो तो 5 × 7 कर सकते हो। ईच वन क्या है? अभाज्य है। तो यानी जितनी भाज्य संख्याएं हैं, जितनी भाज्य, उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? अब कोई आपसे कहे कि नहीं 32 क्या करिए, आप करके दिखाइए, तो देखो भैया कुछ नहीं करना। इसका 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? इसका मतलब क्या हुआ? 2 2 2 और 2 कितना हुआ भाई? 2 का पावर 5 हो गया ना? 2 का पावर 5 हो गया। क्या अभाज्य गुणनखंडन के रूप में नहीं आया? आया ना कि नहीं आया? आया। प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। यानी एवरी कंपोजिट नंबर फैक्टराइज इनटू द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रत्येक भाज्य संख्या को लिख सकते हैं। ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है। इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो चलो भाई, पहले चीज़ को लिखोगे इधर, पहला पेज, वीडियो पॉज करोगे और लिखोगे। जल्दी से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया? चलो सेकंड पेज भी लिखोगे भाई। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो और लिखो। हो गया? आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं बाबू। तो अगला पेज लिख लो, इसमें कुछ है नहीं। अब देखोगे भाई, अब इस पूरे चैप्टर में हमको क्या करना है? HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें? LCM देखें। क्या देखें भाई? LCM। अच्छा, LCM को क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। कॉमन मल्टीपल, मल्टी कहते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी हिंदी में क्या कहते हैं भाई? लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया? LCM। अच्छा, ये है क्या? LCM क्या होता है बताओगे? LCM क्या होता है बताओ? अगर सपोज डैट मैं एग्जांपल दे दूं, तुम्हारे सामने कुछ संख्याएं ले लें और कुछ संख्याओं का एग्जांपल दे दें, चलोगे भाई? देखोगे LCM समझाने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। जैसे मेरे पास 30 है, 72 है और है 432 है। यही है। क्लियर? अब इनका क्या करना है भाई? LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना। तो देखोगे सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आया, पहले 30 आया, तो 30 का मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ 15, फिर 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से 5 हो गया। फिर मैं बात करूँ यहाँ 72 की। किसकी बात करूँ? 72 की। मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, तो 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, 3 से 1 और यहाँ 5 से क्या कर लेते हैं? 1। लास्ट में 1 ला के छोड़ देते हैं। अब मेरे पास एक और डिजिट है, क्या है भाई? 432। और 432 का है, बात मत करो रे, 432 का डिवाइड करो। 2 से काटेंगे ना, कितना हो जाएगा भाई? हाँ, 216 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो
108 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 होगा, और फिर 2 से करेंगे तो 27 होगा, 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। यानी मिला क्या? यहाँ देखने पर क्या मिला भाई? एक चीज़ मिल गया। क्या मिला? तो 30 के लिए हमने देखा तो मिला क्या? 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, यानी 2 × 3 × 5 मिला। क्लियर है? फिर मैंने क्या देखा, अगर 72 के लिए किया तो 72 के लिए मुझे मिल गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, इसका मतलब हुआ 2 का पावर 3 और इंटू 3 का पावर 2, 3 का पावर 2। यहाँ सबका पावर 1 है ना, सबका पावर 1 है, तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। अब मैं 42 के लिए देखा, 432 के लिए देखा तो क्या मिल गया? 2 का पावर कितनी बार भाई? 4 बार, यानी 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई कितना? 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3। इसका मतलब क्या मिला? 2 का पावर 4 × 3 का पावर, यहीं लिख देते हैं, 2 का पावर 4 × 3 का पावर 3 का पावर 3। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा? एलसीएम, तो एलसीएम अब आपसे पूछा गया क्या करना है भाई? एलसीएम याद करना है। तो आप देखोगे अधिकतम घात वाली कॉमन संख्या, अधिकतम घात वाली, अधिकतम घात वाली संख्याएं, अधिकतम घात वाली संख्या, कॉमन संख्या लेनी है, उभयनिष्ठ संख्या, अधिकतम घात वाली उभयनिष्ठ संख्या, या मत लो उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत नहीं है, घात वाली संख्या। क्या अधिकतम घात वाली है भाई? तो 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 3 है और 5 का पावर 1 है, यही ना है अधिकतम घात वाली संख्या। तो अधिकतम घात वाली संख्या का मतलब क्या हो गया? 2 का पावर 4 × 3 का पावर 3 × 5 का पावर 1। यानी अब देखोगे भाई घात वाली संख्या लिख लो। अब 2 का पावर 4 का मतलब 16 होगा, 3 का पावर 3 का मतलब 270 होगा, यानी 27 होगा, और 5 का पावर इतना। अब इसका मतलब इससे करोगे तो भाई 18 हो जाएगा, 80 में 27 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा भाई? बोलो बोलो, जल्दी से गुणा कर लो भाई, फटाक से, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो मेरे बाबू, जल्दी करो। कितना हो जाएगा? फटाक से बोलो बोलो बोलो। कितना होगा भाई? हो जाएगा? हो गया? 2160 होगा। नहीं समझे? तो यानी इसका एलसीएम क्या हुआ? तो अब हमें एक डेफिनेशन मिलकर आया। क्या डेफिनेशन मिलकर आया? हाँ बोलिए, क्या कंफ्यूजन है भाई? कुछ भी नहीं। तो डेफिनेशन क्या निकल कर आया कि अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या है? तो दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में, दी गई संख्याओं के सबसे अधिकतम घात वाली संख्या का होती है। दी गई संख्या में, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में अधिकतम घात वाली संख्या एलसीएम कहलाती है। अधिकतम घात वाली संख्या क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। तो एलसीएम का डेफिनेशन मिल गया। आप डेफिनेशन बनाओगे कि दी गई संख्या में, दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में अधिकतम घात वाली संख्याओं के गुणनफल एलसीएम होते हैं। अधिकतम घात वाली संख्याओं
के गुणनफल एलसीएम होते हैं। क्या होता है भाई? एलसीएम कहलाते हैं। नहीं समझ में आया? क्या कहलाते हैं? एलसीएम कहलाते हैं। यानी अब इसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिखने का प्रयास करोगे तो क्या इंग्लिश में डेफिनेशन बनाओगे भाई? क्या इंग्लिश में डेफिनेशन बनाओगे? जल्दी बता दो। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या बनेगा? बताओ। यानी दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में अधिकतम घात वाली संख्या का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट आर गिवन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इज कॉल्ड एलसीएम। समझ में आ रहा ना? तो एलसीएम क्या है आपको पता चल गया। तो एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ digits which are given in the prime factorization of given numbers। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर लिख लेना, कोई दिक्कत? चलो, तो एलसीएम पता चल गया। यानी मैं अधिकतम घात वाली संख्या, देखो 2 बार लिख दिया अधिकतम घात, ठीक है ना? तो इसको घात वाली, इसको डिलीट कर लो और इस संख्या को यहाँ ला दो, अधिकतम घात वाली संख्या। यानी नंबर लिखेंगे, इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? नंबर विथ मैक्सिमम पावर, नंबर विथ मैक्सिमम पावर। कौन पावर भाई? मैक्सिमम पावर। तो पहला चीज़ तो एलसीएम समझ में आ गया कि एलसीएम है क्या। तो एलसीएम को समझने के लिए हमने एक डेफिनेशन का सहारा लिया और एग्जाम्पल का सहारा लिया। एग्जाम्पल से डेफिनेशन निकल कर आ गया कि एलसीएम होता क्या है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ क्या होता है एलसीएम भाई? कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में सबसे अधिकतम घात वाली संख्या का गुणनफल होता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। तो मेरे पास से एग्जाम्पल्स थे, आप अपने पास से दो, फिर एलसीएम निकालने की विधियों की का वर्णन करेंगे। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया बाबू लोग? जल्दी करिए। चलिए भाई, ये देख लिया आप। तो ये जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा, या तो इस एग्जाम्पल के आधार पे लिखा। एक बचपन वाली डेफिनेशन भी हम लोग पढ़कर आए होंगे कि नहीं पढ़कर आए होंगे? yes, बचपन में पढ़कर आए थे। अच्छा, आप लिख रहे हो? क्या है बाबू? अभी तक नहीं लिखे, आप बोलो। अच्छा, इंग्लिश में गिवन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। हो गया? चलो, अब देखो, बचपन में हम लोग एलसीएम का डेफिनेशन पढ़कर आए होंगे। तो क्या पढ़कर आए थे कि एलसीएम क्या है, लघुत्तम क्या होता है। तो दी गई संख्याओं में वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से विभाजित हो जाए, क्या कहलाता है भाई? एलसीएम कहलाता है। यही ना? दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो पूरी तरह से उन संख्याओं से विभाजित हो जाए। यही एलसीएम का डेफिनेशन पढ़ कर आए थे। तो और पुराना डेफिनेशन भी देख लेते हैं एलसीएम का। एलसीएम क्या है? तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के, या ऐसे लिखो यार, वह छोटी से छोटी संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं में। डेफिनेशन थोड़ा बदल लो और लिखो 2 या 2 से अधिक है, बातें कम करो। 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक संख्याओं में वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं, जो
उनसे पूरी तरह विभाजित हो जाए, वह छोटी संख्या जो डिफिनीशन में कुछ तनी मुनी एरर लग रहा है। 1 मिनट, छोटी एरर लग रहा है। क्या एरर लग रहा है बताओ? अच्छा से बना दें, तुमको वही एरर दिखा अभी तक। हाँ, हमको डेफिनेशन में लघुत्तम का डेफिनेशन लिखना है, तो हमने लिखा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम। ऐसे लिखना चाहिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऐसे लिखना चाहिए था। हम लिख क्या रहे हैं? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम। लो, हमने हटा ही दिया बनी, जो तुम्हारा छोटी खराब हो रहा था। संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम वह छोटी संख्या होती है, वह छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी संख्या होती है, वह छोटी संख्या होती है। हाँ, तो LCM होती है। क्लियर? अगर इस डिफिनीशन के आधार पे हम देखें, इस डिफिनीशन के आधार पे, तो इस डिफिनीशन में एक बात पता चल रही है। क्या पता चल रही है? कि अब छोटी से छोटी संख्या जो पूरी तरह से विभाजित हो, क्या हो? तो इसका नया रूप भी लिख सकते हैं, LCD लिख सकते हैं, लिस्ट कॉमन डिवीजर, लिस्ट कॉमन डिवीजर भी लिख सकते हैं। एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको लिस्ट कॉमन डिवीजर, जो छोटी से छोटी संख्या को क्या करे? विभाजित करे। क्लियर है ना? तो इसको लिस्ट LEAST लिस्ट कॉमन डिवीजर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिस्ट कॉमन डिवीजर भी कहा जा सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े हम लोग। तो अब देखोगे एलसीएम आपने देखा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम और छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो उन संख्याओं से। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं बात कर लूँ, अगर 6 की, 8 की और 12 की, 6, 8, 12, तो अब बाबू देखोगे 6 का फैक्टराइजेशन करो तो क्या लिख सकते हो? 2 × 3 लिख सकते हो। 8 का फैक्टराइजेशन लिखोगे तो 2 × 2 लिख सकते हो। इसका मतलब 2 का पावर 3, इसका मतलब 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1। और 12 का क्या लिखोगे भाई? 2 × 3, इसका मतलब 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब देखोगे कि इसका एलसीएम क्या होगा, यही ना चाहिए। तो अभी हमने बताया कि जो इनमें सबसे हाईएस्ट घात वाली संख्या क्या है, यही ना है। यानी 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, यानी 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 8 × 3 का मतलब 3, यानी कितना हो जाएगा? 24। इसका एलसीएम कितना होगा भाई? 24। आप जैसे निकालना सीखे हो वैसे निकाल लो। 6, 8, 12। आप देख लो भाई, 2 से 3, 4, 6, फिर 2 से 3, 4, 2, 2 और फिर 3, फिर कितना भाई? 3 से 1, 2, 1। अब क्या करते थे भाई? अब क्या करते थे? इसका गुणा और फिर इसका गुणा, तो यानी 2 × 2 × 2 × 3 बराबर 24। नहीं समझे? समझेगा? तो एलसीएम क्या है अब समझो भाई, इस डेफिनेशन को थोड़ा समझ लो। तो एलसीएम हमने देखा कि 24 एलसीएम है, जो इस छोटी संख्या 6 से, 8 से और 12 से पूरी तरह से क्या है? डिविजिबल है, पूरी तरह से डिविजिबल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
तो यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह संख्या होती है जो उन दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। यानी एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स, क्लियर है ना, इज दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई द गिवन नंबर्स, डिवाइडेड बाई द गिवन नंबर्स। यानी अब इंग्लिश में भी डिफिनीशन बना सकते हो, क्या बना सकते हो कि एलसीएम ऑफ द टू और मोर नंबर और मोर numbers is that number is that number is that number होना चाहिए, द नहीं होना चाहिए, यहाँ से हटा दो, इसको हटा ही दो, अच्छा लगेगा हमें भी। is that, देखो ये क्या यहाँ जा रहा है, is that number which, क्या हो गया, यू उड़ गया। अरे तो लोग का प्रॉब्लम कितना है, हम यू कहाँ उड़ा रहे हैं, हम उड़ने नहीं दे रहे हैं बावली के, बट ये अपने आप उड़ जा रहा है। इज डैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स, विच इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय द नंबर्स, गिवन नंबर लिख लो NUMBERS, क्लियर है। चलो इतनी बात समझ गया। अब मेथड टू कैलकुलेट द एलसीएम, मेथड टू कैलकुलेट द एलसीएम, एलसीएम निकालने की विधि, एलसीएम निकालने की विधि। तो देखोगे, इसको पहले नोट कर लो भाई, तब हम एलसीएम निकालने की विधि बताएंगे। चलो हो गया, वीडियो पॉज करो, नोट करो, पॉज करो और नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब मेथड टू कैलकुलेट द एलसीएम, मेथड टू द कैलकुलेट एलसीएम, कैलकुलेट एलसीएम, एलसीएम निकालने की विधि, ठीक है ना, एलसीएम निकालने की विधि, निकालने की विधि। चलो एलसीएम निकालने की विधि, कैसे एलसीएम निकालेंगे इस विधि का जिक्र किया जाए। क्या किया जाए, जिक्र किया। तो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, तो आप पहले से पढ़ कर आए थे, भाग विधि, बचपन में पढ़े थे ना। पहली मेथड को आपने क्या कहा, भाग विधि, भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। कौन मेथड भाई, डिवीजन मेथड। और दूसरा होता है भाई गुणनखंड विधि। दूसरा क्या होता है, गुणन खंडन विधि। और गुणनखंडन विधि को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो भाग विधि में आप कुछ भी नहीं होता है, बस विधियां जान लो एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल आ गया भाई, चलो जल्दी से देखोगे एग्जाम्पल। बालक, एक एग्जाम्पल देख लो, कोई भी प्यारा सा खूबसूरत सा। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल आ गया 20, 24, 36 का। पहला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 20, 24 और 36 का। इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है सबसे पहले, तो देखना सबसे पहले एलसीएम क्या होगा इसका। देखो भाई इधर दिखाई दे रहा है ना 20, 24, 36 का। तुम ट्राई करो पहले 20 का, 24 का और 36 का। इस मेथड से तुम ट्राई करो, हम अगले मेथड से, हम इस मेथड से बनाते हैं। चलो बाद में ट्राई करना भी नहीं, पहले इधर समझ लो। तो इधर हम क्या करते हैं, इधर 20 है, 24 है और 36 है। चलो इसमें सबसे पहले हम क्या लेकर चलते हैं, 20 को। चलोगे 20, फैक्टराइजेशन इसका करो तो लिखोगे 2 × 2 × 5। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1 हुआ। मेथड यही तुम्हें सीखना है। इधर तो बचपन से तुम ऐसे सीख कर आए हो, क्लियर है ना। इधर है
ख्वाबों में खोने से बेहतर है एलसीएम सीख लें। जो दिलों में है वो मिलेगा ही, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ऐसे मोहतरमा अपने बालों को लपेट के ऐसे ख्वाबों में खोई हुई है। वाह क्या बात है, ये दृश्य मतलब हमसे भी देखा नहीं गया, ठीक। हमने टोक दिया, लेकिन हमें टोकना भी नहीं चाहिए था, अब एहसास हो रहा है, बट कोई बात नहीं है। क्या वो दृश्य था, बालों को ऐसे करके ख्वाबों में खोए रहना। क्या बात है यार, अरे क्या इंपॉर्टेंट आ गया भाई आपके इस गुणनखंडन विधि की एलसीएम से, क्या आप उसको ऐसे ऐसे करके। चलिए ठीक है, सबके अपने अपने राज होते हैं भाई। आओ देखो इधर 24 का देख लो भाई 2 into 2 है, बस हो गया। 2 into 3 कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 3 into 3 का पावर 1। अच्छा अब क्या है भाई, 36 है, तो इस सर देखेंगे 2 into 2, क्लियर है ना, into 3 into 3। इसका मतलब क्या दिखा, 2 का पावर 2 into 3 का पावर 2। अच्छा तो मैक्सिमम घात वाला फैक्टराइजेशन लेना था ना हमें, तो मैक्सिमम घात वाला फैक्टराइजेशन क्या मिल रहा है, 2 का पावर 3 मिल रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, चलेगा नहीं। और 3 का पावर 2 मिल रहा है, और 5 का पावर 1 मिल रहा है ना। तो अब एलसीएम इक्वल टू हमने क्या बताया कि मैक्सिमम पावर वाली, ए बालक, मैक्सिमम पावर वाली संख्या लेनी है। क्या मिल रहा है भाई मैक्सिमम पावर वाली संख्या, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 into 5 का पावर 1। इसका मतलब कितना होता है भाई, 8, इसका मतलब 9, इसका मतलब 5, 9 8 72, 72 into 5 इक्वल टू 360। नहीं समझ में आया, नहीं आया, यानी एलसीएम कितना होगा अब 360। इस मेथड से आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अब तकलीफ नहीं ना है। हाँ अब इस मेथड को आप बचपन में पढ़ कर आए थे, 2 से भाग दो बच्चा, 10 12 18, फिर 2 से भाग दो बच्चा, 5 6 9, फिर 3 से भाग दो बच्चा, 3 2 3। अब कुछ से भाग जाएगा बच्चा, तो 2 दूने का 4 तिया, 12 5 60, दूना का 120 तिया 700, 360। नहीं समझ में आया, तो ये तो बचपन वाली विधि हो गई ना। अभी क्या सीखना हमको, गुणनखंडन विधि से। क्या सीखना है, गुणनखंडन विधि से। निकालने आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है पक्का, भूलेगा नहीं ना कभी। और आपको बाल वाली भूल जाएगा, याद रहेगा, याद है सर, बहुत याद है कह भी रही हैं बहुत याद है। आप पढ़ाओ सर, आप पढ़ाओ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी 1 2 एग्जाम्पल लेके समझते हैं गुणनखंडन विधि। एलसीएम पक्का का पक्का मजबूत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मेरे पास और भी है, खूबसूरत सा। अय बालक देखो देखो, इधर हम करते क्या है ना कि 8 20 और 30 का एलसीएम निकालते हैं। निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 8 का फैक्टराइजेशन 2 का पावर 3, 20 का फैक्टराइजेशन 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या लिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। ओ माय गॉड, हाँ यहाँ पे 20 करना है। 30 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, बोलो, अरे 2 इंटू, बोलो 3 इंटू 5, इसका मतलब 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। तो ओ मेरे बालक देखो, मैक्सिमम पावर वाली संख्या 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, तो 8 3 का 24 5 120 आंसर। नहीं समझ में आया, अरे इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 3, इसका मतलब 5 बराबर 120 हो गया।
तो एलसीएम निकालने आ गया? नहीं आया? पक्का? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ थोड़ी सी भी? आ गया? निकाल लोगे? चलो अब चलते हैं एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में? एचसीएफ। तो पहले इधर वाला आप लिखे नहीं थे भाई, इसको वीडियो पॉज करें, नोट करें जल्दी से। हो गया? जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए बालक, जल्दी से। हो गया बालक? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं भाई एचसीएफ। क्या पढ़ते हैं? एचसीएफ। तब तक आप इसे भी उतार लें, एक छोटा सा प्यारो सो एग्जाम्पल है। चलो अब क्या पढ़ते हैं बाबू? एचसीएफ। अच्छा एचसीएफ क्या है बता दोगे? बताओ तो एचसीएफ क्या है? अच्छा ओहो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो एचसीएफ कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, या इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। किसके द्वारा समझते हैं भाई? एग्जाम्पल द्वारा। एक प्यारा सा खूबसूरत सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके द्वारा समझते हैं। तो एचसीएफ हेडिंग डालोगे, क्या हेडिंग डालोगे भाई? एचसीएफ। क्या डालोगे? एचसीएफ। चलो एचसीएफ हेडिंग डाल लोगे बाबू। हेडिंग क्या डालोगे? एचसीएफ। चलो एचसीएफ हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग डालोगे? एचसीएफ। कैसे निकालते हैं सीखें। एचसीएफ है क्या, सीख लें। क्लियर? एचसीएफ को और क्या कहा जा सकता है अभी सीख लें। चलो तो एचसीएफ, एचसीएफ या और में इसी को कहते हैं जीसीएफ। जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीएफ या जीसीडी, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्लियर है? चलो यानी एचसीएफ का मतलब क्या होता है? HEIGHEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कहते हैं भाई ग्रेटेस्ट, GREATEST ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। और दोनों का हिंदी होता है भाई महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है? ये है क्या? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई? एक एग्जाम्पल। अभी पीछे हम एग्जाम्पल लेकर चले थे। क्या पीछे एग्जाम्पल लिए थे? इधर देखोगे, इधर पीछे हम एग्जाम्पल लेकर चले थे एलसीएम में। क्या? 30, 72 और 432 का। 30, 72 और 432 का। तो हम 30, 72, 432 के एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि 30, 72 और 432। 432 का क्या निकालना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो मज़े से पढ़ लोगे तो होम ट्यूटर बनने में काम आएगा। बोर्ड एग्ज़ाम पास करके क्या बन जाओगे? होम ट्यूटर। समझ में आ रहा है ना? कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कमाई भी और पढ़ाई भी चलती रहेगी सालों साल। समझ में आ रहा है ना? वही प्रचार इसको याद आ गया है। हाँ, इंडिगो पेंट का प्रचार आ गया है, बांगुर सीमेंट। चलो छोड़ो। हाँ, किसका सोल्यूशन? क्या? अच्छा, वो टेम्पू से प्रचार कर रहा है सब। देखो अब इसका क्या करोगे भाई? 30 का फैक्टराइजेशन ज्ञात करो जल्दी से। क्या लिखोगे? 2 का पावर 2 × 3 × 5। अरे बालक
तो 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 72 का फैक्टराइजेशन लिखो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 और 432 था। कितना आया था फैक्टराइजेशन? पीछे से देख लो, देख लो पीछे से, कायला घबराना है? घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ है ना, यानी इसका मतलब आया कि 2 का पावर 4 3 का पावर 3, 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3, इसका फैक्टराइजेशन होगा। अब HCF क्या कहता है, सुनोगे रे बाबू? HCF क्या कहता है कि सबसे कम घात वाले उभयनिष्ठ गुणनखंड। HCF कहता है कि सबसे कम घात वाले उभयनिष्ठ गुणनखंड। सबसे कम घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 का पावर 1 है और 3 का पावर, बाकी सब तो मैक्सिमम पावर में है ना। 5 का भी पावर 1 है ना, 5 का भी पावर 1 है कि नहीं है? तो HCF क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों में सबसे कम घात वाले उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम घात वाले, याद रहना चाहिए, कम घात वाले, यानी HCF अब कहने क्या लगा, ध्यान से देखो, डिफिनीशन पता चल गया। क्या पता चला कि अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में सबसे कम घात वाला, सबसे, ध्यान से देखना, सबसे कम घात वाला, कम घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी इसका मतलब क्या है? कॉमन फैक्टराइजेशन चाहिए आपको। क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर विथ लिस्ट पावर, लिस्ट पावर, ठीक है ना? इन प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। क्या 5 सब में कॉमन है? 5 कॉमन है भाई? तो एक कॉमन नहीं है यार, एक कॉमन नहीं है। समझ में आ रहा ना? एक कॉमन नहीं है कॉमन? तो जब एक कॉमन नहीं है तो हम इसको तो लेंगे नहीं, लेंगे। तो अब हमें HCF अगर लिखना होगा, किसका HCF भाई? तो 30 का, 72 का और 432 का। तो क्या बन जाएगा भाई? 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इक्वल टू 6। नहीं समझ में आया? आया? यानी ये डिफिनीशन याद रहेगा, आपके स्टैंडर्ड लायक है। बाकी बच्चों वाली कहानी तो है ही कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर सके, जो उन दी गई संख्याओं को पूरी तरह से। ये बचपन में आप पढ़े थे, बचपन में पढ़े क्या थे? डिफिनीशन थोड़े ना पढ़े थे, डिफिनीशन पढ़े थे, केवल बनाना सीखे होंगे। हाँ बोलिए। अच्छा, वो कॉमन वैसे नहीं लिखाएगा, क्या दिक्कत है आपको? तो अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो ये HCF समझ में आया? HCF क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है और उसमें देखना है कि सबसे कम घात वाली कॉमन संख्या। लघुत्तम में नहीं देखना है, लघुत्तम में देखना है सबसे अधिक घात वाली संख्याएं, वो चाहे कॉमन हो चाहे ना हो। समझे मेरे भाई? नहीं समझे? कोई दिक्कत? तो बाकी और संख्याओं का HCF आप निकाल सकते हो। और HCF निकालने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। तो आइए इसको पहले नोट कर लो भाई, वीडियो पॉज करो, नोट करो। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गए? आगे बढ़ें? कोई दिक्कत? मेरे गांव वाले, मैंने मेरे गांव वाले नहीं, तुम लोग अपने गांव वाले, ठीक। चलो अब देखो तो भाई, HCF का दूसरा डेफिनेशन क्या बनाओगे? ओ मेरे बाबू,
यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। समझ में आ रहा ना? जो उन सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, विभाजित कर सके। याद रहेगा? चलो, HCF निकालने की कितनी विधियां हैं? यानी मेथड इसका कितना है भाई? मेथड टू फाइंडिंग HCF कितनी विधियां हैं भाई? HCF निकालने की कितनी विधि है? 2 विधियां हैं। कौन कौन सी भाई बता दो गाँव वाले? पहला विधि भाग विधि। कौन विधि? यानी डिवीजन मेथड, डिवीजन। दूसरी कौन सी विधि है भाई? गुणन खंडन विधि, गुणन खंडन विधि। और तीसरी विधि आप पढ़कर आए हैं ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकालना। तो यूक्लिड वाला याद रहेगा ना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। क्लियर है? यानी फैक्टराइजेशन मेथड, देखो मैं लिख लेना, और इधर क्या लिख लो? बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हो जाएगा? चलो, अब देखो कि भाई पहला तो आपको बचपन वाली कहानी याद है। अगर 6, 12 और 18 का HCF ज्ञात करना है, 6, 12, 18 का, तो 6 से 12 में नहीं समझे? फिर जो कटेगा ये तो पता है ना, इससे आप करो, हम इससे निकाल के दिखाते हैं भैया। 6 का फैक्टराइजेशन कितना होगा? 2 × 3, इसका मतलब 2 का पावर 1 × 3 का पावर 1। 12 में क्या होगा भाई? 2 × 2 × 3, यानी 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1। और 18 में भैया 2 × 3 × 3, यानी 2 का पावर 1 × 3 का पावर 2। तो सबसे कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 3, यही ना है कॉमन। तो 2 का पावर 1 × 3 का पावर 1 बराबर 6। नहीं समझे क्या? भाग दे दो, 6 दूना के 12, कटर पटर। फिर 6 से क्या करोगे? 18, 6 3 18, कटर पटर। हो गया 6 HCF। नहीं समझे? लेकिन इस मेथड में क्या करना है? स्टेप 1 लिखना होता है ना। स्टेप 1 6 और 18 का भाग देते, 12 का देते हैं, तो 2 टाइम्स में 12 0 हो जाता है। तो यानी आप क्या लिखते हो? यानी 12 = 6 × 12 + 0। ठीक है? अच्छा 2 हो गया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो HCF निकालने की विधियां समझ में आई? ये मेथड समझ में आ रहा है ना? क्या होगा? सबसे कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब आओ कुछ नए फार्मूले पढ़ते हैं, वीडियो पॉज करो और नोट करो भाई, जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो। ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना मेरे भाई, जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं उसमें कुछ फार्मूले होते हैं। क्या फार्मूला होता है? कि सबसे पहले देखो 2 संख्याओं का गुणनफल। याद रखना भाई, फार्मूला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
दो संख्याओं के गुणनफल हो गया ना, और a, b संख्याएं हो गई। इक्वल होता है एलसीएम निकालो किसका, a, b का, HCF निकालो किसका, a, b का। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? याद रहेगा पूरी जिंदगी, कभी नहीं ना भूलिएगा, कभी भूलिएगा। जयमाला के स्टेज पे भी आप क्या करिएगा, माला डालने के लिए विधि का लगाइएगा, गुणनखंडन विधि और भाग विधि। हाँ, मान लीजिए वो पसंद नहीं हो तो गुणनखंडन करो, आप भाग विधि। नहीं समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप करके फरार। चलो आगे बढ़े। आप देखो भाई, अब इसमें तुमको क्या करना होगा, अगर कोई पूछे कि एलसीएम a, b, तो आप क्या निकालोगे, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी a गुणे b अपॉन HCF a, b। नहीं समझ में आया? यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इसको लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख। अब कोई पूछे HCF आपको निकालना है a, b का, तो अब क्या करोगे, a गुणे b अपॉन LCM a, b। चलो ये तो दो संख्याओं का आ गया, लेकिन तीन संख्याओं के साथ संबंध दे दे तब क्या करोगे, तीन संख्याओं के साथ संबंध दे दे तो क्या करोगे। तो नोट करो इसको, तीन संख्याओं के साथ संबंध बता देते हैं, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई, तीन संख्याओं के संबंध क्या होंगे बता ही देते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। हो गए बाबू? तो तीन संख्याएं दे दे तो क्या करोगे, बोलो बोलो जल्दी से। अलग अलग तोड़ लोगे ना, अलग अलग तोड़ लोगे। पहले क्या बनाओगे, एलसीएम बनाओगे, PQ का, PQR है तो PQ का, फिर QR का, फिर PR का। समझ में आ रहा है? उसी तरह से HCF बनाओगे, उसी तरह से कर तीन संख्याओं का गुणनफल कर लोगे। कोई दिक्कत? तो तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, LCM और HCF, ऐसे हो सकता है। कोई दिक्कत? चलो अब हमें क्या बनाना है भाई, पूरा थ्योरी ख़त्म हुआ, एक्सरसाइज 2.2 बनाना है। क्या बनाना है घर पे जाके? 1.2। अच्छा हाँ, आई एम सॉरी, 1.2 बनाना है। क्या बनाना है? एक्सरसाइज 1.2 बन जाएंगे? कोई दिक्कत? अब देखो इसी क्रम में हम लोगों ने एक वो फैक्टर ट्री छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? फैक्टर ट्री, गुणनखंडन वृक्ष। क्या छोड़ा भाई? गुणनखंडन वृक्ष। ठीक है, तो गुणनखंडन वृक्ष भी आप लोग बना सकते हो, NCERT के बुक में दिया हुआ, उसको भी समझा ही देते हैं। समझा दें कि बन जाएगा? बन जाएगा? छोड़ दें? पक्का? अब ना पढ़ाएं? कल पढ़ाएंगे ना? यादों वाली मोहतरमा कह रही है नो शराब ना पढ़ाइए। अब ना पढ़ाइए, चलो ठीक है, नहीं पढ़ाते हैं। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, है नहीं? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए आप PCM क्लासेज के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूँ PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।